जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग आज देखने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस सेट आपका हो गया है, पांचों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, छठा प्रैक्टिस सेट है, मस्त मस्त सवाल है, एक से एक सवाल है, 15 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे उसी पैटर्न पे सेट है। लगभग हर एक टॉपिक को टच करने का कोशिश किया गया है, हर एक चैप्टर को टच करने का कोशिश किया गया है। एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत बार एक ही चैप्टर से 2-3 सवाल डाल दिया जाता है, तो उस टाइप का सेट भी हम लोग देखे हैं और आगे भी देखेंगे। हर एक तरीका का सेट, हर एक तरीका से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर तरीका से जो भी पॉसिबल मेथड है, हर तरीका का सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 सेट को देखिए, उसके बाद अब छठा में आइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ छठा से आप स्टार्ट कर रहे हैं, पिछला 5 को भी आप देखिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में थोड़ा परेशानी है, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, सवाल आपसे नहीं हो रहा है, 100% सवाल आपसे नहीं हो रहा है, तो मैथ्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल, मैथ प्लस रीजनिंग, दोनों ही तरीका का कोर्स आपका अवेलेबल है। फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है, इसका लिंक नीचे दिया गया है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च मारिएगा, ऐप आपको दिख जाएगा। और अगर ये आपको प्लेलिस्ट या ऐप का लिंक ढूंढने में अगर परेशानी हो रही है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ टाइम टू टाइम लगभग हर दिन लिंक शेयर किया जाता है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप मैसेज डालिए, फ़ोन मारिए, आपको लिंक भेजा जाएगा। और कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीका का जानकारी अगर आपको लेना हो तो फ़ोन पे आप फ़ोन लगाइए और उनसे पूछिए कि सर इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। एकदम चीपेस्ट प्राइस में इनको डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, और सारा का सारा कंटेंट बाइलिंगुअल है और एक लेवल का कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट का एक लेवल है, बेसिक टू एडवांस लेवल का है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स ढंग से पढ़ना है एक बार, तो ये कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये इस ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई भी आपको लगता है कि सुझाव है, शिकायत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या आप नीचे जो आपका नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए। और हाँ, पेन पेपर लेके बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ 15 सवाल आप भी लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठना आपको है, 15 सवाल आपको बनाना है। तो 15 सवाल जहाँ से भी मिले आप उसको लगाइए। ठीक है, एकदम 1 से 15 तक आपको बैठे रहना है। जब तक पहला सवाल से हम लोग 15 नंबर सवाल तक नहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे ही आपको नौकरी नहीं मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। सवाल और बड़ा ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए एरिया और वॉल्यूम जो आपका चैप्टर है ना, इसमें आपको फॉर्मूला और फिगर क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है कि द बेस एरिया, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म आर 3√3p² अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर एंड 7200 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का मान आपसे पूछा है। यदि एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन 3√3p² 100√3 और 7200 सेंटीमीटर क्यूब आपका है, तो p का वैल्यू क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो एक प्रिज्म के बारे में बात कर रहा है जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और इन्हीं में एक वेरिएबल p है, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपके सामने है। तो भाई वॉल्यूम इक्वल टू, तो भाई आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 7200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सर बेस का एरिया है 3√3 p²/2 इंटू हाइट है 100√3, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इधर यूनिट नहीं लिखे तो इधर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके सर p का वैल्यू आपको निकालना है। कितना मुश्किल है, एकदम आसान है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस काट देना है। 00 से 00 गया। ठीक है, 3√3 इंटू √3, 3 होता है और 3 तिहाई 9, 9 8 72, 8 दूना 16, p² का वैल्यू आया 16, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जो है प्रिज्म का हाइट है। बेहद आसान सवाल है, वैल्यू देके आपको डराता है। ठीक है, रूट में पॉइंट में डर पैदा करता है वैल्यू, डरना नहीं है, उनसे भिड़िए, आसान है वो। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, सवाल का एक लेवल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, सवाल का मतलब होना चाहिए, एग्जाम से वो संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से सवाल उठा के ले आए, और सवाल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपका कंसेप्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी तरीका का सवाल दे आप आसानी से बना सके। अब इस सवाल में चारों ऑप्शन में आपका वेरिएबल है, तो अमूमन ऐसा सवाल देख के ना थोड़ा सा मन में भय होता है, थोड़ा सा परेशानी होता है कि ये कैसे बनेगा, जबकि ये सवाल बहुत आसान है। वॉल्यूम का कंसेप्ट आपके दिमाग में है, आसानी से बनेगा सवाल। ठीक है, डराना मेरा मकसद नहीं है, उस लेवल को दिखाना और वहाँ तक पहुँचाना ही हम लोगों का कोशिश है कि आपको उस लेवल को दिखाएं कि देखो इस लेवल का भी सवाल आ सकता है, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो कहता है कि द मटेरियल ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ होलो सिलेंडर शेल ऑफ thickness a and outer radius b. What is length assuming that no material is lost in recasting? कहता है कि त्रिज्या r वाले एक गोले के पदार्थ को गलाया जाता है और मोटाई a और बाह्य त्रिज्या b के खोखले बेलनाकार आवरण में ढाला जाता है। इसकी लंबाई क्या है, यह मानते हुए कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है। अब आपको समझाते हैं अपना देसी भाषा में। तो एक गोला को पिघला के एक खोखला बेलन बनाया है और उस खोखला बेलन का लंबाई पूछा है, और ये चीज़ बता दिया है कि जब हम गोला को पिघला रहे थे तो थोड़ा सा भी मटेरियल खराब नहीं हुआ, जितना गोला का आयतन था उतना ही बेलन का आयतन होगा, क्योंकि मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है। जितना आयतन इस गोला का है उतना ही आयतन का बेलन बनेगा। ठीक है, अब आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 4 किलो वजन का एक रड है, लंबा रड है, ऐसा सिलेंडर शेप में, बेलन शेप में रड है। इसको हम पिघला दिए और इसको ना गोला बना दिए, और हम ये चीज़ देखें कि थोड़ा सा भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ, मतलब गोला का भी वजन 4 किलो ही होगा। तो यहाँ केजी का बात नहीं किया, यहाँ आयतन का बात किया, तो वह आयतन बराबर होगा। ठीक है, जितना आयतन रड का होगा उतना ही आयतन गोला का होगा। सेम कंसेप्ट पे ये सवाल है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, ये बात आप समझ गए कि जितना आयतन आपका गोला का था उतना ही आयतन आपका खोखला बेलन का होगा। तो खोखला ये हमारा देखो छोटा सा बना था, ये हमारा गोला था, इसको हम पिघला दिए और सर ना खोखला बेलन बना दिए। ऐसे ध्यान दीजिए, खोखला बेलन बना दिए ऐसे, खोखला बेलन, अंदर से होल है। ठीक है, अंदर से ये होल है। ठीक है, ऐसे खोखला बेलन बना दिए। ठीक है, खोखला बेलन। अब जब खोखला बेलन बनता है, होलो जो सिलेंडर होता है उसमें आपको 2 सर्कल दिखाई देता है, एक अंदर से अंदर और एक बाहर से बाहर। ठीक है, तो जो उसका मोटाई है वो आपको ऊपर में ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा,
और यही वाला पार्ट इसका मोटाई है, इतना ही मोटा है, तो इसका मोटाई दे दिया है ए, मोटाई कितना दिया है, ए दिया है। और जो बाहर वाला रेडियस है, ये बाहर वाला रेडियस है, ये दे दिया है बी। तो बाहर वाला रेडियस को, ये बड़ा रेडियस है, इसको कैपिटल आर लिखें, और जो छोटा रेडियस है उसको स्मॉल आर लिखें। ठीक है, तो भाई मोटाई जो होता है वो कैसे निकलता है, तो भाई बड़ा वाला रेडियस में जब छोटा वाला रेडियस को घटाएंगे, बड़ा वाला रेडियस में जब छोटा वाला रेडियस को घटाएंगे, तभी मेरा मोटाई निकलेगा, तभी मेरा मोटाई निकलेगा। ठीक है, अगर बड़ा वाला रेडियस मेरा आर है तो सर छोटा रेडियस मेरा कितना होगा, छोटा रेडियस कितना होगा बताते हैं अभी। तो सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये समझ गए कि भाई मेरे जो गोला है उतना ही आयतन का बेलन बना है, और बेलन का जो आपका मोटाई है वो ए है, और जो बड़ा रेडियस है वो बी है। मतलब मेरा बड़ा आर की जगह क्या हो जाएगा, बी होगा, बड़ा आर की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। ठीक है, ये मेरा बड़ा रेडियस बी दिया है और छोटा रेडियस मालूम नहीं है, लेकिन ये कितना मोटा है ये बता दिया है, ये ए यूनिट मोटा है। तो अगर हम बी में से ए को घटा दें तो यही मेरा छोटा रेडियस नहीं हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। बड़ा वाला रेडियस में से अगर हम मोटाई को घटा दें तो ये अंदर का रेडियस निकल जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये चीज़ मालूम हो गया कि बड़ा रेडियस बी है और छोटा रेडियस बी माइनस ए है, बड़ा रेडियस बी है और छोटा रेडियस बी माइनस ए है। अब देखो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो भाई मेरे गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका तो रेडियस आर ही दिया है ना, आर क्यू बराबर। अब आप ऑप्शन में देखना आर 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 एज इट इज है। भाई इसमें सिर्फ वेरिएबल है तो वो तो रहेगा ही। सिलेंडर का जो हाइट है, ऊंचाई है, लंबाई है, वो मान लिए एच है। क्या है, एच है। ठीक है, अब भाई खोखला बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर। तो पाई एच इंटू बड़ा रेडियस क्या है मेरा, बी स्क्वायर, माइनस छोटा रेडियस क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही होगा, जरा आप ध्यान से देखिए तो यही होगा। ठीक है, अब देखो इस पाई से पाई को तो लिखना ही नहीं था क्योंकि ये तो कैंसिल होना है और ऑप्शन में पाई है नहीं, मतलब पाई उड़ गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें इसी एच का वैल्यू निकालना है। तो भाई मेरे सबसे पहला यहाँ पे 4r³ चारों ऑप्शन में है, तो ये 4r³ तो रह जाएगा, 4r³ और h का वैल्यू चाहिए तो इधर नीचे आ जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर h, यही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताना है, इसी h का वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है या लेंथ निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये हो जाएगा 3, सिर्फ इसी को तोड़ रहे हैं, 3b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो जाएगा। अब माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा, जैसे ही आपका ब्रैकेट हटेगा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका उड़ गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ba, तो ये हो जाएगा h बराबर 4r³ अपॉन, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2b माइनस a, 2b माइनस a। कौन सा ऑप्शन में है, 4r³ तो सब में है, ये नहीं है,
3a 2b माइनस ए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। दो तरीका से ऐसा सवाल पूछेगा, एक तो आपको नंबर दे देगा, एक आपको नंबर दे देगा जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल में ही खेल गया, वेरिएबल। तो ये सवाल ना अलजेब्रा टाइप से नहीं बन गया, तो थोड़ा सा होता है समस्या, लेकिन समस्या नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल, ये सवाल को बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 2 होल 17 by 30 times the sum of area of 2 triangles whose sides are 20 cm, 21 cm and 29 cm, 11 cm, 60 cm and 61 cm। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग का 2 सही 17/30वां भाग है, जिनकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। सवाल कहता है ना भाई कि एक सर्कल का रेडियस आपसे पूछा है और उसका एरिया का रिलेशन बनाया है दो ट्रायंगल के एरिया के सम से, मतलब दो आपका त्रिभुज दिया हुआ है और उनका भुजा दिया हुआ है। कहता है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो योग होगा उसका 2 सही 17/30वां भाग के बराबर होगा सर्कल का एरिया, तो वहां से आपको रेडियस निकालना है। अब जैसे ही ये सवाल आपके सामने आया तो अब अकबका के आप ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि जो ट्रायंगल का जो साइड दिया है वो 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल का साइड 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। देखिए सवाल जब मुश्किल देता है ना तो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ क्लू देता है। तो जो एक ट्रायंगल है उसका साइड से है 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसका साइड है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। अब आपको अगर ये चीज़ मालूम है कि जो दोनों का दोनों ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, सबसे पहले इक्विलेटरल तो है नहीं, तीनों साइड अलग अलग है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये ना हो सकता है स्केलेन ट्रायंगल होगा, विषम बाहु होगा, लेकिन ये दोनों का दोनों ट्रायंगल विषम बाहु नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ हम आपको ट्रिपलेट्स बताए हैं कि कितना नंबर का ग्रुप है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो उसी में से आप देखिएगा कि 20, 21 और 29 ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, साथ ही साथ 11, 60 और 61 ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब दोनों का दोनों ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो आपको सबसे बड़ा लेंथ दिख रहा है 29 और 61, ये क्या होता है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है। तो बाकी जो दो साइड बचता है वो एक हाइट होता है और एक बेस होता है। इनके प्रोडक्ट का हाफ जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के हमारा हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो भाई मेरे एक बात बताओ, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम कितना होगा। तो भाई समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई गुना आधा होता है, उसका आधा होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो भाई 20 गुना 21 भागा आधा, तो 20 को 2 से भागा देंगे 10, यहाँ से आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 60 भागा 2, तो 2 को 60 में भाग लगाएंगे 30 और 11 तिया 33, 330 जोड़ दीजिए 0, 4, 540। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका 2 सही 17/30 भाग जो है वो सर्कल का एरिया है। तो भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी आर का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 540 गुना 2 सही 17/30, तो 30 दूना 60 और 17 77, 60 और 17 77/30। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। और पाई का वैल्यू क्या लिख दिए सर, 22/7, 22/7। सिर्फ हमें आर का वैल्यू निकालना है। देखिए सवाल से कभी भी डरिए मत,
सावधानी से इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इस सवाल को अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट अर्जेंट है। देखिए, तो हम आपको क्या बोल रहे थे कि कोई भी सवाल को पहले देखिए। ये जो अभी के टाइम में जो सेकंड वाला जो चक्कर है ना, कि सवाल को सेकंड में उड़ा दो, नैनो सेकंड में तोड़ दो, फोड़ दो, देखते ही आंसर दो, इसमें ना बहुत लोग का नैया डूब रहा है, ठीक है। तो पहले अपने आप को टाइम दो सवाल पे, बोलो सर ये पहले समझो ये है क्या, तब जाके आपका सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब सिर्फ आपको काटना है। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 गया, ठीक है, 3 से काट दिए इसको 18 बार में, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77, यही ना हुआ। 2 से काटे 9 बार में, और ये 7 उधर जाके गुना होगा, सॉरी ये इस 2 से नहीं, इस 2 से काटे, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 9 गुना 7 गुना 7। मतलब ये कितना है भाई, आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 7 गुना 7, तो आर बराबर 7 गुना 3, 21 सेंटीमीटर जो है सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस है, कुछ नहीं करना था आपको, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ना था, उसका इतना भाग निकालना था, और वो जो आपका रिजल्ट आता वही आपका सर्कल का एरिया है। यही काम करना था आपको। तो जैसे ही ये सब तरीका आपके दिमाग में जाएगा कि हमको करना क्या क्या है, तो आपसे ना सवाल बनने लगेगा, आप समझने लगिएगा, आपके दिमाग में सॉल्यूशन घूमने लगेगा। इस बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। आप ये चीज़ करके देखिएगा कि जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है ना, आप उस सवाल को 10 मिनट तक 15 मिनट तक देखते रहिए, सोचते रहिए कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, क्या हमको नहीं आता है, उस चीज़ को सीखिए, सवाल बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस आसान है भाई मेरे, पूरा का पूरा गणित आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अब जो प्रॉफिट लॉस का सवाल है, इसमें ना बहुत लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं, रेशियो का यूज़ करते हैं। भाई रेशियो से पहले आपका बेसिक आंसर दे देगा और आप पूरा तसल्ली के साथ बनाएंगे, और ऐसा नहीं कि बेसिक में कैलकुलेशन बहुत जाएगा, नहीं जाएगा, ये आपके समझ के ऊपर है। तो इस सवाल को हम रेशियो से ना बना के बेसिक से बनाते हैं, और फिर आपको रेशियो से भी बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहता है कि द प्रॉफिट अर्न गलत नहीं लिखा था, प्रॉफिट अर्न 800 है ना, 800 है ना, हाँ, और यहाँ 275 है, ठीक है। कहता है कि द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 times द लॉस incurred when it sold for ₹275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit. जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 275 में बेचकर हुई हानि का 20 गुना है। यदि वह 20% का लाभ चाहता है तो अपना सामान किस कीमत पर बेचेगा? समझिए कितना आसान सवाल है। आप 800 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, आप 275 में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है, और इसी लाभ और हानि का रिलेशन दिया है, कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। तो कहता है कि 275 रुपया में आपको जितना का लॉस हुआ उसका 20 गुना फायदा हुआ जब आप 800 रुपया में बेचे। बात को समझे, 800 रुपया में आप सामान को बेचे तो आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और अब 275 में जब आप बेचे तो आपको लॉस हुआ। अब इसी प्रॉफिट और लॉस में रिलेशन दिया है, कहता, और यही से निकलता है रेशियो। कहता है
और ये चीज़ कहता है कि 275 रुपया में बेच के आपको जितना का हानि हुआ, मान लो कि 1 रुपया का हानि हुआ, तो उसका 20 गुना मतलब 20 रुपया लाभ होगा जब आपको 800 में जब आप 800 में उस वस्तु को बेचेंगे। तो भाई जैसे ही हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, अब हमें कितना ही प्रॉफिट पे बेचना हो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब ध्यान से समझिए इसको, ऐसे आपको समझाते हैं। तो भाई हम वस्तु को 800 में बेचे हैं और 275 में बेचे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब 275 में बेच रहे थे तो मान लेते हैं कि हमको x रुपया का लॉस हो गया, x रुपया का लॉस हो गया। तो इसका 20 गुना हमें फायदा मिला जब हम वस्तु को 800 में बेचे, मतलब जब हम 800 में बेचे तब हमको 20x का प्रॉफिट मिला, अब आप ध्यान से देखिए, आपका बेसिक भी यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। भाई यहीं से निकलता है रेशियो, आसमान से नहीं आता है, परसेंटेज से ही निकलता है रेशियो, ठीक है। तो 800 मेरा क्या था सर, सेलिंग प्राइस, और 20x मेरा क्या है सर, प्रॉफिट है। क्या है मेरा, P4 प्रॉफिट है। यहाँ पे 275 मेरा क्या था सर, सेलिंग प्राइस, और x मेरा क्या है सर, लॉस है। एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ऐसा भाई बंधु है जिनको गणित से डर लगता है, नहीं समझ में आता है, और उसके चलते वो बार बार कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। डरना नहीं है, हम आपके लिए हैं, आपको आपके तरीके से बेसिक से समझाएंगे। अब आप ध्यान से एक बात समझिए, एकदम डेली लाइफ पे है चैप्टर ये। अगर आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को आप घटा देते हैं तो कॉस्ट प्राइस नहीं बचेगा। बोले सर बिल्कुल बचेगा। सेलिंग प्राइस में से जितना में बेचे उसमें से फायदा को घटा दिए तो खरीदारी दाम निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस लागत मेरा निकल जाएगा। अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दिए तब भी मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। मान लो कि 400 में हम एक वस्तु को बेच दिए और हम देख रहे हैं कि हमको 50 रुपया का घाटा हो गया, मतलब उस वस्तु को 450 में बेचते तब हमको घाटा नहीं होता, ना ही हमको फायदा होता। तो सेलिंग प्राइस में जब लॉस को जोड़ते हैं तब वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही 20x को घटाएंगे तब ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और जैसे ही यहाँ x को जोड़ेंगे ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस है। और सर दोनों कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। यहीं से ना x निकल जाएगा जी, नहीं निकलेगा। तो 800 में से 275 घटाना है, तो 800 में से 600 गया, 800 में से 200 गया 600, और 600 में से 75 गया 525, और ये -20 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21x, और 21 से ये कट जाएगा, 21 दूना 42 और 21 25 75 से x का वैल्यू कितना आ गया सर, 25 रुपया। अब x को आप कहीं भी रख दीजिए, या तो इस साइड या तो इस साइड, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जिधर आसान रहेगा उधर रखेंगे। x का वैल्यू 25 है, 275 और 25 को जोड़ेंगे 300, क्या निकला सर, कॉस्ट प्राइस निकला। अब हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 300 का 20%, 30 दूना 60 रुपया, मतलब 300 और 60 रुपया बढ़ा के बेचेंगे, मतलब हम उसको 360 में बेचेंगे तब हमको 20% का फायदा होगा। बोलो कितना टाइम लगा और कितना कैलकुलेशन है इसमें। बेसिक का ही कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए आप आसानी से तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये सिंपल सा सवाल यहाँ क्यों है भाई मेरे, ये सवाल सिंपल नहीं है, इसमें आपको बेसिक से काम करना पड़ेगा। क्यों, अभी आपको बताते हैं। कहता है कि द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 53, सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 53 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 53 कैसा नंबर है, 53 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। मतलब 53 का 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक 53 खुद होगा। अब इसका मतलब ये है कि इस सवाल को सॉल्व करने का 2 मेथड है, क्योंकि 53 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का 2 मेथड है। आप चारों ऑप्शन में भाग लगा के देख लीजिए,
कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका 53 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। संख्या पूछा है 6 अंकों का, तो 4 और 2 6 अंक, यहाँ पे 5 और 1 6 अंक, 4 और 2 सब में 6 अंक है, सब में भाग देना पड़ेगा पहला। दूसरा है बेसिक कि सर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 5 जीरो मतलब 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 लाख। 2 3 4 5। अब इसको 53 से भागा देना है। 53 से एक बार में 53, कितना बचा 47 जीरो, कितना बार में जाएगा 8 5 40, 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 8 3 24, 8 5 40 और 2 42, 424। कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 2 5 सॉरी 4 बचेगा। फिर जाएगा 8 बार में, फिर से 424 आएगा, फिर आपका बचेगा 6 और यहाँ 5 में 2 गया 3, 360। अब 8 बार में नहीं 7 बार में देखते हैं, तो सर 7 बार में हो गया 7 तिया 21 और 7 5 35 और 2 37, 371। छः अंकों की है ना, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखो, 7 बार में मेरा कितना होता है 371, 371। ये ना 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार भागा जाएगा, फिर कुछ शेष बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 360 के जगह पे अगर 371 होता, 360 के जगह पे अगर 371 होता, तो ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम 360 में 11 जोड़ दें तो ये 371 होता और ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाता। मतलब अगर इस 6 अंकों की संख्या में 11 और जोड़ दें तो वो संख्या बन जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो 53 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब 1 लाख में 11 जोड़ देना है, तो भाई 1 लाख में 11 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था, आंसर था। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के ऑप्शन सेट किया था, एकदम आखिरी में है, डी नंबर में है, वो आपका आंसर है। तो पहले इसको भाग देते हैं। देखो ये ना साइकोलॉजी है कि हम लोग ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे, तो आखिरी में जाके आपको आंसर मिलता और चारों में आप भाग लगा देते हैं। कुछ लोग बिरला होता है जो इधर से सोचता है, और अब देखिएगा जब आप इधर से सोचेंगे तब आपका आंसर ये हो जाएगा। कई बार ये चीज़ प्रैक्टिस के दौरान आपको नोटिस करना चाहिए, समझे। तो ये सवाल तो आसान है, 53 से आपको भाग देते जाना है और जो शेष बचेगा उसी को जोड़ देना है, समझे। अब आप यहीं पे एक चीज समझ लीजिए, अगर ये सवाल ऐसा होता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 53 से पूर्णतः विभाजित होती, तो हम भाई तब हम करते क्या, तब हम करते क्या, तब हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेते 5 9 और उसको भागा दे के देखते, जो शेष बचता उसको घटा देते, वही मेरा आंसर होता। ठीक है, तो ये सब सवाल ना एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इस सवाल के भाषा से ना, लैंग्वेज से एग्जामिनर आपको थोड़ा सा तकलीफ देना चाहता है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में। लैंग्वेज से, ऑप्शन से आपको तकलीफ देना चाहता है, लेकिन सवाल आसान है, सब एग्जाम में आया हुआ है, आने लायक है। ठीक है, कहता है कि द टोटल, और जो जो शब्द से आपको परेशानी होगा ना, सबको हम अलग मार्कर से, 3D मार्कर है मेरा भाई, ठीक है, हाईलाइट कर दिए हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। कहता है कि एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, बराबर नहीं है, लगभग बराबर है होता है। तो कहता है कि
त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना लगभग है। अब ये जो लगभग का मामला है ये कैसे सोल्व होगा, तो ये लगभग का मामला सोल्व होगा बराबर से। लगभग बराबर है मतलब सवाल में बराबर मानेंगे तभी सवाल बनेगा। लगभग बराबर है तो सवाल में बराबर मानेंगे तभी सवाल बनेगा, क्योंकि किसी भी तरीका का डाटा नहीं दिया हुआ है, सवाल बेसिक से सोल्व होगा। अब चारों ऑप्शन में देखिए पाई 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 सब में है, मतलब पाई को नहीं छेड़ना है, पाई को एज इट इज रहने देना है, ठीक है। सबके पावर में 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या, आधा, 1/2। किसी भी नंबर के पावर में अगर 1/2 है तो 1/2 का मतलब उस पर रूट लगा है। तो रूट को ना ये ऐसे लिख दिया है। तो जब सब कुछ जानकारी आपके पास रहेगा ना तो किसी भी तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए आप आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो तो भाई एक जो हेमीस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया बराबर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, बराबर मान लेना है। तो भाई हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। r हमारा क्या है, रेडियस है, बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 4√3/4 a²। a² में a हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। अब दूसरा चीज समझिए, सवाल में क्या बोला है कि त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना है। त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना, ये आपसे डायरेक्टली भी कह सकता था कि आप जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड और हेमीस्फीयर के रेडियस का रेशियो बता दीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता था, लेकिन नहीं पूछा, भाषा को घुमा दिया। इसीलिए हम कहें कि भाषा से ये थोड़ा तकलीफ देगा, ठीक है। मतलब हमें रेशियो चाहिए, ठीक है, मतलब a/r चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे a² को हम इधर रख के √3/4 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3πr² गुना 4/√3 बराबर a²। ये √3 है, ठीक है। अभी r² को भी इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3π × 4 बराबर a²/r², और ये √3। √3 से 3 को भागा देंगे तो ऊपर √3 बचेगा। अब a²/r² है, क्या हम इसको a/r लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल। a/r का होल स्क्वायर, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर हो गया आपका 4π × √3। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, डिटेल में बता देते हैं। मतलब ये हो जाएगा √4π√3 बराबर a/r। और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 4π, सॉरी ये पाई है ना, 4π√3, और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 बराबर a/r। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, हर जगह आपको चालाकी से उत्तर देना था, सावधानी से। तो रूट मतलब आधा, पावर में आधा, और आधा को हम 0.5, इसीलिए सबके ऊपर 0.5 लगाया है। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। समझाने के लिए आपको 1 2 3 4 स्टेप बताएं कि ताकि आपको ना सब कुछ समझ में आए। बाकी आप इसको 2 स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि सर पूरा लंबा चौड़ा, भाई अगर डिटेल नहीं बताएंगे तो समझोगे कैसे। हम तो समझ जाएंगे, आप कैसे समझोगे। आप मेन काम है मेरा कि आपको समझाना। ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसे सवाल को, बेहतरीन सवाल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। कहता है कि अ बस ट्रेवल एट 50 km/h इफ इट डज नॉट कैरी एनी पैसेंजर, इट्स स्पीड डिक्रीजेज बाय अ क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द पैसेंजर। इफ द बस कैरीज 10 passengers, if the bus carries 10 passengers, its speed is 45 km/h. In what time will
इन व्हाट टाइम विल द बस ट्रेवल्स 105 किलोमीटर इफ इट कैरीज 20 पैसेंजर। यदि बस में कोई सवारी ना हो, कोई यात्री ना हो, तो बस की चाल 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर बस खाली है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक मात्रा से घट जाती है। इसका मतलब ये है, अभी हम इसका मतलब बताएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि बस में जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे सवारी बढ़ेगा, तो इसका स्पीड कुछ कम होगा। तो कैसे कम होगा, यही ये चीज़ दिया हुआ है कि इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक मात्रा से घट जाती है। अब इसका मतलब आपको लिख के बताएंगे अभी, ठीक है। यदि बस में 10 यात्री सवार हो तो इसकी गति 45 किलोमीटर पर आवर है। यदि बस 20 यात्री को ले जाती है तो बस 105 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में पूरा करेगी। अब इस सवाल में आप लोग गलती करेंगे क्या, अब आप लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ से कि अच्छा अगर 10 यात्री है तो स्पीड हो गया 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब 10 व्यक्ति बैठेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड कम हो जाएगा। मतलब 20 यात्री को ले जा रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका स्पीड जो है घट जाएगा। मतलब अगर खाली बस 50 है तो अब ये चलेगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यही आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। अब इसका सही उत्तर क्या है बताते हैं। सही उत्तर ये है कि भाई कहता है कि its speed decreases by a quantity directly proportional to the square of the number of the passenger। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि भाई बस का स्पीड अभी 50 किलोमीटर पर आवर है और इसमें 20 यात्री है, तो ये कैसे घटेगा मालूम, 1/20 गुना 20 का स्क्वायर, 1/20 गुना 20 का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक मात्रा से घट जाती है, मतलब ये। अब देखो यहाँ पे 20 स्क्वायर मतलब क्या, 20 गुना 20, और 20 से 20 कैंसिल, 50 में 20 गया, तो अब इसका स्पीड आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। और इसको जाना है, अब ये 20 यात्री को जब लेके जाएगा तो इसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और 105 किलोमीटर जाना है। सर कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, 105/30, तो 3 एकम 3, 0, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो ये 10 से पॉइंट हटेगा, 3.5 आवर, मतलब 3.5 आवर। ये तो दिया हुआ है ना, सही है ना, दिया हुआ है, 3.5 घंटा का समय इसको लगेगा। तो यहाँ से आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा कि भाई 10 यात्री को लेके जा रहा है तब स्पीड हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब 10 यात्री को ढोएगा तो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा। ये मामला नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ से इस लाइन को समझना होगा, इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक मात्रा से घट जाती है। इसका मतलब है कि 20 यात्री को ले जा रहा है तो 20 का स्क्वायर भागा 20 का स्क्वायर भागा 20, और इसको जब काटेंगे और इसको घटा देंगे स्पीड में जब बस खाली है तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। और फिर 105/30, 3.5 घंटा लगेगा 105 किलोमीटर के सफ़र में, और 20 यात्री 20 पैसेंजर बस में रहेगा। ध्यान से इसको देखिए, ट्रिगो से एकदम बेसिक सवाल है। देखो भाई सवाल हम क्यों बोलते हैं एकदम बेसिक है, एकदम आसान है, इससे ना माइंड अपना लाइट रहता है, हल्का रहता है, टेंस नहीं होता है दिमाग। अब हर एक सवाल को बोलते भाई बहुत मुश्किल सवाल है, तुमसे नहीं होगा, ये होगा, आदमी टेंशन में आ जाता है। आसान सवाल भी आपसे गलत हो जाता है। ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान आपको निकालना है 1045 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 10 नहीं कोट है, सॉरी हम गलत लिख दें, बहुत फ़ोन आता है यार। 1045 यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे कोट है, ठीक है, कोट है, ठीक है। टेन 45 माइनस अल्फा अपॉन कोट 45 प्लस अल्फा माइनस कोस 19 प्लस साइन 71 इंटू सेक 19 प्लस कोसेक 71 है। इसका उल्टा यहाँ पे है। नीचे में है टेन 12, टेन 24, टेन 66, टेन 78। बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप नीचे देखिए, जिनका सम 90 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 10a इंटू 10b इक्वल टू 1, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। तो 10 12 और 78 90, तो ये हो गया 1। 24 66 90, ये हो गया 1। 1 इंटू 1 नीचे हमारा 1 हो गया। तो ये पूरा फंक्शन हमारा 1 बन गया। अब ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सबको 19 में तोड़ दीजिए या तो सबको 71 में तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा cos 19 और sin 71 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 71 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 19, sin 90 माइनस 19, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। मतलब है मेरे ये ऊपर हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, और थीटा की जगह पर है 90 डिग्री, ठीक है, गुना। यहाँ पे भी या तो 19 में या तो 71 में, तो भाई इसको 19 में चेंज किए तो उसको भी 19 में ही चेंज कर देते हैं। तो सेक 19 और कोसेक 71 को, कोसेक 71 को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस 19, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। मतलब ये हो जाएगा सेक 2 सेक 19 डिग्री, और नीचे तो मेरा 1 ही हो गया। ये वाला पोर्शन सोल्व हो गया। माइनस, और cos इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है। cos इंटू सेक 1, साइन इंटू कोसेक 1 होता है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1, मतलब ऊपर 2 गुना 2 4 बचा, इसका पूरा वैल्यू क्या? 4 आया। अब इधर देखो, जब भी आपको 10 के साथ 10 या कोट के साथ 45 प्लस माइनस अल्फा दिखे, तो आप अल्फा का वैल्यू या तो 15 डिग्री रख दो, या तो आप अल्फा को कर दो 0, चाहे अल्फा हो चाहे थीटा हो। तो हम अगर यहाँ अल्फा को कर दिए 0 0, तो 10 45 1, कोट 45 1, 1 बाय 1 1, यही है ये। अब क्या है आपके सामने? 1 माइनस 2 गुना 2 4 बराबर माइनस 3, सीधा उत्तर हो गया। तो जितना बढ़िया से आप कंसेप्ट को पढ़ोगे, जितना गहराई से आप सोचोगे समझोगे, उतना जल्दी आपका उत्तर आएगा। इस सवाल को लोग सोल्व भी नहीं करता, उसको यहाँ से दिख जाता 1। अगर आप अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री ले लो तो 45 में 15 गया 30 बचा, 10 30 डिग्री हुआ ऊपर, और यहाँ पे 45 और 15 60, कोट 60 डिग्री हुआ। तो 10 30 बराबर कोट 60, कट के 1 ही आता है कि नहीं? इधर तो 1 में 4 गया तो भैया माइनस का 3 आपका उत्तर आ गया। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है कि इफ सेक प्लस 10 इक्वल टू रूट अंडर 21 प्लस रूट अंडर 21 माइनस रूट अंडर 21 प्लस माइनस, और ये सिलसिला अनंत तक चलते जाता है। तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा। अब सबसे पहला बात है कि सर ये है क्या, ये है क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखिए तो, कि अगर ये फंक्शन इसी फॉर्मेट में तो है, रूट के अंदर सेम नंबर है और आपका प्लस माइनस का सिलसिला चलते जाता है इन्फिनिटी तक, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और अंदर का वैल्यू सेम है ये। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई नंबर दिखता है तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है, बराबर होता है रूट अंडर, प्लस है कि पहले माइनस है? अच्छा पहले प्लस है, पहले प्लस है, तो इसका वैल्यू होता है रूट अंडर 4x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आपको दिखता है तो इसका वैल्यू ये होता है रूट अंडर
4x माइनस 3 प्लस 1, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फॉर्मेट सेम है, तो भाई x का वैल्यू क्या दिया हुआ 21। अब 21 को यहाँ पे रख देंगे, तो 21 गुना 4, 21 चौके 84, 84 में 3 गया तो 81, और रूट 81 मतलब 9। तो भाई इसका वैल्यू क्या आ गया 9 और 1 10/2 बराबर 5। 21 को यहाँ पे रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सर 5 आएगा, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 आया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना 5 आया। दो कंसेप्ट इस छोटे से सवाल में लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर सेक प्लस टेन पी है तो सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा सर 1/p, मतलब ये 1/5। दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाता है 2 सेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5, तो 5 × 5 = 25 और 1 26/5, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 दूना 10 सेक थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू 26/10। रेशियो ही तो है, तो हम इसको 13/5 भी तो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि पूछा है साइन प्लस कॉस। मतलब अगर सेक क्या होता है सर h/b होता है, तो मेरा h 13 है और बेस 5 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 12। 5 12 13 हमारा क्या है ट्रिपलेट है। तो इसको तो याद रखिएगा, ये तो लगेगा ही, उसके अलावा ये वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो तीनों आ गया जी, ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भाई ये एंगल मेरा थीटा है, यहीं से b/h है, ठीक है। तो साइन क्या होता है p/h 12/13 प्लस कॉस क्या होता है b/h मतलब 5/13, तो 12 और 5 17/13, किधर है 17/13। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, इसको एकदम याद रखिएगा कि अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं दिखता है तो इसका वैल्यू ये होता है। कैसे होता है बताएंगे, कोर्स में बताए हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कंसेप्ट चाहिए और ध्यान एकदम फोकस होना चाहिए सवाल पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि इफ़ x का पावर 6 माइनस 6√6 y का पावर 6 बराबर दिया है x² प्लस ay² इंटू x का पावर 4 प्लस by² x² प्लस cy का पावर 4, और आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ a² माइनस b² प्लस c² इज व्हाट। मतलब इस सवाल का उत्तर तभी आएगा जब आप a, b और c का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल पाएंगे। अब वो इंडिविजुअल वैल्यू निकलेगा कैसे, तो अब जरा सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें अपना आप इसमें ये देखिए कि इधर का वैल्यू इसके बराबर है, इधर का वैल्यू इसके बराबर है। मतलब जो ये वाला मेरा टर्म है x का पावर 6 माइनस 6√6 y का पावर 6, इसको किसी ना किसी तरीका से इस फॉर्मेट में लाना होगा, तभी हम कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है AQ माइनस BQ, ठीक है। तो जी AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, AQ माइनस BQ कहाँ पे लिखे जहाँ पे मेरा स्पेस ना ले, चलिए इधर ही लिख देते हैं। AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू a² प्लस AB प्लस b²। ये फॉर्मूला आपके भेजा में है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मेट पे ये वाला सेट है, इसी फॉर्मेट पे ये वाला सेट है, मतलब इसको AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। अब भाई यहाँ x का पावर 6 है, x का पावर कितना है 6 है, ठीक है, x का पावर 6 है, तो हम x का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर x² का पावर 3। देखिए तो इसको जब तोड़ेंगे तो x का पावर 3 दूना 6 आएगा,
माइनस, अगर 6√6 को क्यूब बनाना है, 6√6 का पावर अगर हमें क्यूब चढ़ाना है तो वो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। देखो ध्यान से, √6 का आप जब क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू √6 इंटू √6, मतलब ये हो जाएगा √6 √6 6√6, ये हो जाएगा। मतलब 6√6 को हम क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे, और y का पावर 6 है तो y² लिखेंगे और इस पे लगा देंगे क्यूब। अब √6y² का होल क्यूब को जब तोड़ेंगे तो यही चीज आएगा 6√6 इंटू y का पावर 6। अब क्या आपको ये चीज AQ माइनस BQ नहीं दिख रहा है? बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या होता है, होता है a माइनस बी मतलब x² माइनस √6y² a माइनस बी इंटू a² प्लस AB प्लस B²। तो इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज़ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है अलजेब्रा। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, ट्रिगो से, एरिया वॉल्यूम से डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सारा का सारा चैप्टर आसान है, ठीक है। तो ये होता है a² मतलब x² का पावर 4 प्लस AB मतलब √6x² y² प्लस B² मतलब √6y² 6y का पावर 4, ये होता है। अब इसका वैल्यू क्या दिया है, ध्यान से देखिए, इसको नीचे लिख रहे हैं। ये दिया हुआ है x² प्लस ay², नीचे दिया है x का पावर 4 प्लस by² प्लस cy का पावर 4। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या अंदर माइनस लेके बाहर प्लस कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सर a का वैल्यू a के सामने। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। x4 की जगह x4 by², ठीक है, सॉरी यहाँ पे by² और x² है ना, by² x² है प्लस cy का पावर 4, ये दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो by² x² √6 मतलब b का वैल्यू, cy का पावर 4 मतलब c का वैल्यू। अब ध्यान से देखो भाई, a का वैल्यू क्या आया, माइनस, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, इस फॉर्मेट को देखिए, प्लस वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देखिए, माइनस वाला फॉर्मेट है। तो जो a का वैल्यू आएगा वो माइनस √6 आएगा, √6 नहीं आएगा। a का वैल्यू आएगा माइनस √6, b का वैल्यू क्या आया √6 और c का वैल्यू क्या आया 6। a, b और c का वैल्यू मिल गया, सवाल मेरा उड़ गया। अब कहता है a² मतलब माइनस √6 का स्क्वायर कितना 6 होगा, ठीक है, माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर 6 होगा, प्लस c² मतलब 6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस माइनस उड़ गया, 36 हमारा उत्तर हो गया। a² माइनस b² प्लस c² का वैल्यू 36 मेरा आंसर। ये बेसिक तरीका है, कंपैरिजन वाला तरीका है, इसी मेथड से ये सवाल बनेगा आपका, ठीक है। ये छोटा सा सवाल ना एग्जाम में आपका जान निकाल देगा अगर आप कैलकुलेशन स्किल नहीं रखे तो। ये सवाल इसीलिए है कि ताकि आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें पूरा। बहुत ही सिंपल सवाल है। x बराबर दिया है 4/3√2 प्लस 2√3 और आपसे पूछा है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने बड़ा बड़ा रूट में। मतलब ये सवाल क्यों दिया है, कैलकुलेशन स्किल को चेक करने के लिए कि आप कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं, और जिनका नहीं होगा फिर भी वो अगर भिड़ जाएंगे तो उनका टाइम जाएगा और वो वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन स्किल आपको इस सवाल को करना कैसे है, ध्यान से समझिए। x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो भाई x प्लस 1/x हमसे पूछा है, तो x को उलट देंगे तो हमारा 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। जो x का वैल्यू दिया है इसको अगर हम पलट दें तो वो 1/x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो x का वैल्यू है 4/3√2 प्लस 2√3, तो
एक ही वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे, या तो x का या तो 1/x का। तो भाई x को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो 4/3√2 प्लस 2√3 को जब रेशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर नीचे 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा। ध्यान से देखिए, ये x का वैल्यू है, रेशनलाइज कर रहे हैं। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और 9 दूना 18 माइनस 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 18 में 12 गया तो नीचे मेरा क्या आया, 6 आया। ऊपर नीचे मेरा क्या आया, 6 आया और ऊपर मेरा 4 है। तो भाई इसको आप ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 18 माइनस बी स्क्वायर मतलब 12, और 18 में 12 गया तो 6 बचा। एक बार इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा x का जो वैल्यू होगा, इधर लिखते हैं, ये जो मेरा x का जो वैल्यू होगा वो 3 दूना 6√2 माइनस 2 दूना 4√3 और बट्टा में नीचे मेरा क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, 3। ये अब x का ये वैल्यू आया रेशनलाइज करके, ठीक है। अब हमें चाहिए 1/x का वैल्यू, 1/x का वैल्यू। तो देखो 1/x के लिए आपको रेशनलाइज नहीं करना है। x का वैल्यू क्या है आपका, देखिए 6√2 माइनस 4√3 अपॉन 3, ठीक है। सही लिखे है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, संभाल लीजिए, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। प्लस अब जी 1/x का वैल्यू चाहिए, तो x का ये वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे 4/3√2 प्लस 2√3। इसको जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3/4। 1/x का वैल्यू ये आ गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये x है और ये 1/x है। नीचे में ध्यान से देखिए तो सर एलसीएम कितना आएगा, तो कहेंगे सर 12 आएगा। अब सब में 12 12 12 है, सब में नीचे में 12 12 आपका दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चौके 12, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से 6 चौके 24√2 माइनस 4 चौके 16√3, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे। 4 से इसको भागा देंगे 3 बार में, तो ये 3 3 9√2 प्लस 3 दूना 6√3। अब आप ध्यान से देखो, 24√2 और 9√2 कितना हो गया, 33√2। कितना हो गया भाई, 33। कहीं पे मिस्टेक हुआ नहीं ना, कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ ना भाई। कौन सा सवाल है, कहीं 3√2 और 2√3 तो नहीं है। ये हो गया आपका 24, ठीक है। ये हो गया आपका 33√2 माइनस 16 में 6 गया तो 10√3/12। अब आप देखिए तो 33√2 माइनस 10√3/12 कोई ऑप्शन में है। 33 तो भाई सबसे पहला बात 33 नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, वहाँ 33 है, यहाँ 33 है, तो 33√2 है और माइनस 10√2 है, तो 10√2 माइनस में है और 33 प्लस में है, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए माइनस 33√2 माइनस 10√2 प्लस यहाँ पे माइनस लगा है बाहर, तो माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 10√3 होगा प्लस 33√2 होगा। देखो ऑप्शन भी ना चेंज करके दिया है, हर जगह ट्विस्ट है। तो अगर इस कैलकुलेशन से आप रूबरू नहीं होंगे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। कहते हैं ना कठिन सवाल, इसको कह सकते हैं कठिन सवाल। कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है। कहता है कि सम ऑफ मनी बिकम्स Rs 11,880 आफ्टर 4 years एंड 17,820
20 after 6 years on compound interest. If interest is compounded annually, what is the half of the sum? ये इस सवाल का आंसर आपको देना है, इस सवाल का आंसर आपको देना है। फिर भी हम आपको आधा बताएंगे सवाल, बाकी कैलकुलेशन आपका जिम्मा। ठीक है, कहता है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में हो जाता है 11,880 रुपया और 6 वर्ष बाद मतलब और अगला 2 साल में ये बढ़ के हो जाता है 17,820 रुपया। तो उस धनराशि का आधा भाग कितना है? प्रिंसिपल का आधा आपसे पूछा है। तो ऐसे सवालों को अब 2 तरीका से बना, तरीका तो कई है, बेसिकली 2 तरीका है। एक तो बेसिक जिसमें आपको डिटेल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरा जो आपका मेथड है वो होगा आपका रेशियो। तो अगर इन दोनों अमाउंट का हम रेशियो बना दें, 11,880 का और 17,820 का अगर हम रेशियो बना दें तो ये 9 से जाएगा, ये भी 9 से जाएगा। तो 9 से एक बार में 9 तिहाई 27, 9 दूना 18, 132 और 9 एकम 9, 8, 9 नवा 81 और 9 अठे 72, 198। फिर ये तो 9 से जाएगा, लेकिन ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और ये 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 2:3। ठीक है, ये अमाउंट का रेशियो है। ठीक है, अब 2:3 है तो भाई अगला 2 साल और में ये हो जाएगा 4:9 और 9 का वैल्यू जो है वो आपका है 11,880 रुपया। तो सर 1 का वैल्यू कितना हो गया? तो सर 1 का वैल्यू आपका हो गया इसी का तो है ना, तो 132,1320 रुपया। तो 2 का वैल्यू आपका हो गया 2,640 रुपया। लो जी, आंसर ही बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2,640 रुपया अमाउंट प्रिंसिपल का आधा आया। तो ऐसे रेशियो मेथड से सवाल आसान हो जाता है, बेसिक भी है, तरीका आपको सीखना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा, तब जाके सवाल। आखिरी सवाल है HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका? 4 का पावर 315 -1 और 4 का पावर 25 -1 का HCF मसप क्या होगा? अब जब ऐसा सवाल पावर में आए और आपसे HCF पूछे तो आप ना घबरा जाते हैं। ध्यान से समझिए। तो भाई अगर ये सिर्फ 4 - 1 रहता और ये 4 - 1 रहता तब तो आसान था। जरा पावर को ध्यान से देखिए, पावर में है 315 और पावर में है 25। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि आप 315 और 25 का HCF बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन है, 5 हमारा HCF होगा। 315 और 25 का HCF 5 होगा। मतलब इस नंबर, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? सबसे बड़ा कॉमन क्या है? तो सर 4 का पावर 5 और -1, ये तो दोनों में है, ये चीज़ दोनों में ही है। तो यही ना इसका HCF हुआ। और 4 का पावर 5 को क्या हम 2 का पावर 10 लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल। और 2 का पावर 10 कितना? 1024 और -1 मतलब 1023 क्या हो गया? इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस में मेहनत लगता है, मेहनत हर काम में है। आप भी जब तक अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई को ढंग से कीजिए और ध्यान से पढ़िए, सीखिए चीज़ों को। अगला जो आपका होगा सेट वो होगा ये 6 था, अगला होगा 7वां नंबर 7 नंबर सेट। और देखिए 6 से पहले 5 आपका हो गया, उनको भी देखिए आप। ठीक है, ध्यान से देखिए और वीडियो को ना थोड़ा शेयर मार दिया कीजिए एक दूसरे के पास। जो भी हाई कोर्ट वाले छात्र हैं उनके पास थोड़ा पहुंचा दीजिए वीडियो को, ताकि हमारा रीच बढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब